दोस्तों आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसमें एक फोटोन को किसी हैवी मेटल से टकराया जाता है और उससे एक पार्टिकल बनता है और एक एंटी पार्टिकल बनता है। और पार्टिकल्स के बारे में आप तो अच्छे से ही जानते होंगे। पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स। लेकिन एंटी पार्टिकल्स के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते। एंटी पार्टिकल्स में आते हैं पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन्स और ऐसे ही तमाम एंटी पार्टिकल्स। अगर हम नासा के डेटा को कंसीडर करें तो 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन एटम को बनाने में 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स लगेंगे। और इसी कारण एंटी पार्टिकल या फिर एंटी मैटर को दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा सब्सटेंस माना जाता है। आप समझ रहे हो ना, 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इतने अमाउंट में केवल 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन एटम ही प्रोड्यूस होगा। और क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, तो जिस तरह पार्टिकल्स होते हैं उसी तरह एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट आखिर हमको कैसे पता चला कि वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका जवाब सुनिए, हाँ वो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। इसको ऐसे समझिए, आप एक सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम को तो जानते ही होंगे। यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सारे एटम में से सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन एटम 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हालांकि रियलिटी में वो इससे ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को बिल्कुल उसी तरह ऑर्बिट करते हैं जैसे हमारी अर्थ हमारे सूरज को ऑर्बिट करती है। पर प्रोटॉन हमेशा अपनी जगह पर रहता है, हमेशा रुका हुआ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अपने चार्जेस की वजह से अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे कि अर्थ और सन अपने मास के कारण ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहती है, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में भी होता है। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और एक और चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल चार्ज। अब पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार कुछ पार्टिकल हमेशा चार्ज स्टेट में होते हैं और कुछ पार्टिकल का रिजल्टेंट चार्ज 0 होता है, यानी कि वो नो चार्ज स्टेट में होते हैं। डिफरेंट चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो एक दूसरे के पास रहना नहीं चाहते। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन एटम के केस में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऑर्बिट करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ऑर्बिट करता है। बट मेरा सवाल ये है कि क्या ये कन्फिग्रेशन वाकई में एग्जिस्ट करती है? क्या ये कन्फिग्रेशन सच में मैटर करती है? आई मीन अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते तब तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि दोनों सेम चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे के पास आना ही नहीं चाहते। बट क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए और प्रोटॉन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए? What will happen if electron have positive charge and proton have negative charge? आप इस पर थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये वाला केस वाकई में काफ़ी अच्छा है। हालांकि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि दोनों का मास पहले जैसा ही होगा, बस चार्जेस चेंज हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और प्रोटॉन के पास अब नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सोचिए इस केस में क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई वियर्ड चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऐसी कन्फिग्रेशन में जो बनेगा, मतलब यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो होगा एंटी मैटर। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा कि मास दोनों के सेम है, केवल चार्जेस चेंज हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। इस केस में इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन को हम कहने लगेंगे एंटी प्रोटॉन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक एंटी मैटर। काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है ना, क्योंकि एंटी मैटर बिल्कुल मैटर के जैसा ही होता है, बस उनके चार्जेस रिवर्स होते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एंटी हाइड्रोजन एटम, जिसमें है नेगेटिव प्रोटॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव प्रोटॉन को हम बोलते हैं एंटी प्रोटॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। अब ये खाली कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, असल में एंटी पार्टिकल्स अनस्टेबल पार्टिकल के डिके से भी फॉर्म होते हैं। ऐसे केस में एक सिंगल पार्टिकल 2 स्मॉलर पार्टिकल में डिके होता है, एक पार्टिकल तो नॉर्मल पार्टिकल होता है, लेकिन दूसरा पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल का एंटी पार्टिकल ट्विन होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेचर में कुछ कंजर्वेशन लॉज वर्क करते हैं, और उन्हीं कंजर्वेशन लॉ में से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जिसके अनुसार इस यूनिवर्स में चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अगर कोई प्रोसेस हो रही है और स्टार्टिंग में उस प्रोसेस में चार्जेस 0 हैं, तो अगर उस प्रोसेस के दौरान एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको ये कहता है कि चार्जेस को कंजर्व रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज के साथ एक नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि कंजर्वेशन लॉज हमको ये कहता है कि आप खुद एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पेयर में फॉर्म होंगे। अगर आप कोई जीरो चार्ज वाली चीज़ को भी कंसीडर करते हो तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे, जिससे कि नेट चार्ज उस बॉडी का जीरो बना रहे। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है जो एंटी पार्टिकल के केस में रिवर्स होती है। खैर वो एक क्वांटम प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं स्पिन। चार्जेस के साथ साथ एंटी पार्टिकल के केस में स्पिन प्रॉपर्टी भी रिवर्स हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है उसी तरह स्पिन कंजर्वेशन लॉ भी होता है। और स्पिन कंजर्वेशन लॉ की वजह से एंटी पार्टिकल के पास अपोजिट स्पिन होता है। लाइक अगर कोई पार्टिकल के पास +1/2 स्पिन है देन उसके एंटी पार्टिकल के पास -½ स्पिन होगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल के पास -1/2 स्पिन है तो उसके एंटी पार्टिकल के पास +1/2 स्पिन होगा। तो यानी कि जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस काम करते हैं उसी तरह स्पिन कंजर्वेशन लॉ भी वर्क करता है। और एंटी पार्टिकल के केस में किसी भी एंटी पार्टिकल का स्पिन ओरिजिनल पार्टिकल के स्पिन से अपोजिट होगा। अगर +1/2 स्पिन पार्टिकल का है तो -1/2 स्पिन एंटी पार्टिकल का होगा। अगर -1/2 स्पिन किसी पार्टिकल का है देन +1/2 स्पिन उसके एंटी पार्टिकल का होगा। अब ऐसे अनस्टेबल पार्टिकल जो कि मैटर और एंटी मैटर से बने हुए होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास आउटर स्पेस से आते हैं। मे बी वो स्टार से आते हो या फिर सुपरनोवा से आते हो। वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर तक आते रहते हैं और वो तब से यहाँ पर मौजूद हैं जब से अर्थ का जन्म हुआ है। इसका मतलब एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर हमारे आसपास ही है। बट सवाल ये है कि क्या उनको हम पृथ्वी पर बना सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। साइक्लोट्रॉन जैसे कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के द्वारा हम पृथ्वी पर एंटी मैटर बना सकते हैं। साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को काफ़ी स्पीड में एक्सेलरेट करता है और जब सफिशिएंट स्पीड गेन हो जाती है तो उसको दूसरे पार्टिकल के संग स्मैश कर दिया जाता है, कोलाइड कर दिया जाता है, यानी कि टकरा दिया जाता है। यहाँ पर जो काफ़ी हाई स्पीड में पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ह्यूज अमाउंट में एनर्जी होती है और जब वो दूसरे पार्टिकल के संग क्रैश करते हैं तो एनर्जी मास में ट्रांसफ़र हो जाती है। किस फॉर्मूले के अनुसार? E=mc² के अनुसार। मतलब एनर्जी का कन्वर्जन मास में हो जाता है, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमको बताया था। और कोलिजन के दौरान इस केस में हमको अलग अलग न्यू पार्टिकल्स भी मिलते हैं और जो न्यू पार्टिकल्स हमको मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और मैटर और एंटी मैटर में काफ़ी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए सेपरेट हो जाते हैं और फिर ऐसे में हम एंटी मैटर को कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पर क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में नियरली स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज स्पीड के साथ दो पार्टिकल्स को टकराया जाता है तो आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशनशिप के अनुसार एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है और जब वो मास में कन्वर्ट हो जाती है तो हमको बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स मिलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से हम एंटी पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर करने का भी उनका एक यूनिक तरीका होता है, क्योंकि एंटी मैटर जैसे ही मैटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइक अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को आपस में पास में रख दो तो ऑफकोर्स हमको एनर्जी मिलेगी और इस प्रोसेस को कहा जाता है एनाइलेशन। जैसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कांटेक्ट में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाइलेशन। वो एनर्जी रिलीज होती है गामा रेज के फॉर्म में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक सिंगल ग्राम ऑफ मैटर और एक सिंगल ग्राम ऑफ एंटी मैटर जब आपस में एनिहिलेट करेंगे तो वो हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब जितना एक्सप्लोजन कर सकते हैं। तो एंटी पार्टिकल्स को स्टोर करने का हमारे पास एक यूनिक तरीका होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके उनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं कि एंटी पार्टिकल स्टेबल बना रहे और किसी भी मैटर के कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि अगर जैसे ही वो मैटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो एनिहिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और हमको एनर्जी देखने को मिलेगी। एक फैक्ट ये भी है कि हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में एंटी मैटर मौजूद नहीं है। खैर इतना नहीं है कि उससे पूरे एक स्टार का फॉर्मेशन हो जाए या फिर एंटी मैटर से बनी हुई गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो जाए। हालांकि बिग बैंग के कुछ समय के बाद ऐसा माना जाता है कि मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में मौजूद थे। काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में एंटी मैटर और मैटर इक्वल अमाउंट में मौजूद थे। पर जैसे ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ और यूनिवर्स कूल डाउन हुआ तो ऐसे केस में मैटर और एंटी मैटर को पूरी तरह से एक दूसरे को एनिहिलेट कर देना चाहिए था और ऐसे केस में हम उस यूनिवर्स में मौजूद होते जहाँ पर केवल फोटॉन्स होते, एनर्जी होती और काफ़ी कम और इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन होते। बट हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। जितना मैटर अभी हम अपने यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं उसको क्रिएट होने के लिए 3 कंडीशंस वेरीफाई होनी चाहिए। उन 3 कंडीशंस को हम कहते हैं सैकरॉफ कंडीशंस।
मतलब पार्टिकल फिजिक्स के पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली है ब्रायन नंबर वायलेशन, दूसरी सी एंड सीपी वायलेशन यानी कि चार्ज एंड चार्ज पैरिटी सिमेट्री वायलेशन, एंड तीसरी इंटरेक्शन आउट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। करंट स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के पास स्मॉल सी एंड सीपी वायलेशन की वैल्यू है और स्मॉल ब्रायन नंबर वायलेशन है। हालांकि जो ऑब्जर्व और थ्योराइज्ड इफेक्ट का साइज है वो इतना नहीं है कि वो हमारे यूनिवर्स के ऑब्जर्व मैटर कंटेंट को एक्सप्लेन कर दे। स्टैंडर्ड मॉडल हमारे यूनिवर्स के काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर को ही प्रिडिक्ट कर सकता है और इसी कारण फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड और भी कुछ है और इसी वजह से लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक्टिव रिसर्च का एरिया बना हुआ है। हालांकि हमको एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता कि हमारे यूनिवर्स में एक्सेस ऑफ मैटर कहाँ से आया, बट काफ़ी फिजिसिस्ट का मानना है कि हो सकता है कि ये बिग बैंग और इन्फ्लेशन पीरियड के बाद आया हो। मे बी मैटर ज़्यादा अमाउंट में रहा होगा और एंटी मैटर थोड़े कम अमाउंट में रहा होगा, और जितना भी एंटी मैटर रहा होगा वो मैटर के संग एनिहिलेट कर गया होगा, और जो मैटर बचा उसने हमारे गैस क्लाउड और हमारे स्टार्स, हमारी गैलेक्सीज और हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया होगा। एंटी मैटर को हम ऐसे ही डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई गैलेक्सी या फिर कोई स्टार सिस्टम एंटी मैटर से बना हुआ भी होगा तो उसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर से बने हुए स्टार्स और गैलेक्सीज टेलीस्कोप से देखने पर बिल्कुल सेम ही दिखेंगी। मतलब अगर कोई गैलेक्सी मैटर से बनी होगी या फिर कोई गैलेक्सी एंटी मैटर से बनी होगी तो वो दोनों टेलीस्कोप से देखने पर बिल्कुल सेम ही लगेंगी। ऐसे में एंटी मैटर को डिटेक्ट करने के लिए हमको मैटर और एंटी मैटर के बीच में बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है, और नासा इस पर वर्क भी कर रही है। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने AMS एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंटी मैटर गैलेक्सीज को ढूंढने में लगी हुई है। मे बी एंटी मैटर से बनी हुई गैलेक्सी हमको जल्दी मिल जाए। तो फिलहाल आप बताइए आपका एंटी मैटर के बारे में क्या सोचना है। अगर पैरेलल वर्ल्ड का कंसेप्ट सही हुआ तो हो सकता है एक ऐसा यूनिवर्स भी हो जहाँ पर सब कुछ एंटी मैटर से बना हुआ हो। मे बी अर्थ की एक एंटी अर्थ मौजूद हो। तो फिलहाल आप बताइए आपका इसके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।